नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सेहत संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, सेहत संवाद करने का मकसद ही होता है आपके सेहत से जुड़ी अहम मुद्दों पर बात करना। और आज खास तौर पर हम बात करेंगे हार्ट अटैक से जुड़ी समस्या पर। देखिए, क्या होता है कि आज के वक्त में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और हमें समझ नहीं आ पाता है, और एक ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, उसके निदान के बारे में भी जानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा, डायरेक्टर हैं क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च मेदांता हॉस्पिटल से। वहीं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर शहीन अहमद जी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल डॉक्टर अजय सिन्हा जी। डॉक्टर अजय सिन्हा जी, हार्ट अटैक की बात करें, क्या होता है कि हार्ट अटैक सुनते ही लोग पैनिक हो जाते हैं, इसके बारे में समझ नहीं आता। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्या होता है हार्ट अटैक और इसके काउज क्या होते हैं और इसके सिम्टम क्या होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट की धमनियों में ब्लड का प्रवाह रुक जाना। और जैसे ही ब्लड का प्रवाह रुकता है, हार्ट का मसल जो है वो धीरे धीरे डेड होने लगता है। तो ये बेसिकली एक सडन एपिसोड है जिसमें व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है, आमतौर पे सीनों के बीचों बीच। कई बार बगैर चेस्ट पेन के भी हार्ट अटैक हो सकता है। सांस की दिक्कतें होती है, एकाएक सांस फूलने लगना, एकाएक चक्कर आना, या कुछ सडन गिर पड़ना, या सिनकपी होना, या कुछ एरिथमिया होना जी। कई बार बगैर सिम्टम के सडन कार्डियक डेथ भी ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है हार्ट अटैक का। कॉज की बात करें तो हार्ट के अंदर जो आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट बनना सबसे प्रमुख कॉज है। पहले से उसमें रुकावट हो आर्टरी के अंदर, उसके ऊपर क्लॉट बने, ये सबसे कॉमन स्थिति है। लेकिन बगैर ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर रुकावट के भी क्लॉट बन सकती है जी। ये दूसरी स्थिति है जो यंगर एज में ज़्यादा कॉमन होता है। तो सर, इसके अगर जैसा कि आपने काउज तो बताया, और कई बार बिल्कुल अहम बात कही आपने कि अचानक से ही हो जाता है और यंग एज में भी आता है, और इस पर हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन सर, अगर इसके प्रिकॉशन की बात करें कि सडन क्या करना चाहिए? देखिए, सडन अटैक आया जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक कॉमन टर्म में, तो घर तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाना है जी। घर के अंदर एस्पिरिन की गोली हो तो जीभ के नीचे रख देना है चूसने के लिए, सॉलो नहीं करना है। ये कॉमन आम इलाज है जो हम घर पे कर सकते हैं जी। परंतु एम्बुलेंस बुला के नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि हम इलाज वहाँ हो सके। या तो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवा दी जाए, या यदि वहाँ पर कैथ लैब की सुविधा हो तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, आर्टरी को खोलने की जो मैकेनिकल प्रक्रिया है जी। वो कैथ लैब में ही संभव है, क्योंकि उसमें आप तार डालते हैं, पहले एंजियोग्राम करेंगे, फिर तार डालेंगे, तार डाल के बलून के जरिए उसको क्लीन करेंगे, या कहिए उसको ओपन करेंगे और तब वहाँ स्टेंट लगाएंगे। मोटा मोटी ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो गया। दूसरा है कि दवाइयाँ उपलब्ध है जो क्लॉट को डिसॉल्व करती है, और बाकी सपोर्टिव दवाइयाँ तो कई हैं बिल्कुल जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड देना है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि एट ए टाइम क्या करना चाहिए। डॉक्टर शहीन अहमद जी, एक बहुत बड़ा रीजन बताता है। देखिए, कहते हैं ना कि स्ट्रेस अगर आप कम करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपके पास नहीं पहुंचेंगी। हार्ट अटैक की वजह स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। कई बार आप ऐसे दवाइयां ले लेते हैं, उसकी वो भी एक वजह होती है। तो सर, क्या इसके लिए पहले से कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे बचना चाहिए इससे? देखिए, हर एक बीमारी का एक रिस्क फैक्टर होता है। कार्डियक डिजीज के, हार्ट अटैक के, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट के ब्लॉकेजेस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको ना डॉक्टर्स पेशेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे बढ़ती हुई उम्र, या मेल जेंडर, या जेनेटिक्स जो हमें अपने माता पिता से ट्रांसफ़र होती हैं, इनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता एट आज के टाइम में।
इसके बाद नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ में लाइटस, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, सिगरेट स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, खान पान पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा वसा वाली और फ्राई की हुई आइटम को खाना, स्ट्रेस लेना, पॉल्यूशन, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक के। तो हमें प्रिवेंशन के लिए इन रिस्क फैक्टर्स को 1 बाय 1 टैकल करना चाहिए। जैसे हम अपनी उम्र को, अपनी जेनेटिक्स को या अपनी मेल जेंडर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम 40 साल के ऊपर हैं या इवन 35 साल के ऊपर हैं तो हमें वंस इन ए ईयर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल का चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, वंस इन ए ईयर। इसके अलावा हमें सबको पता है स्मोकिंग नहीं करना है, फ्राइड ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, अपना वेट बढ़ने नहीं देना है, रेगुलर वॉकिंग करना चाहिए, पॉल्यूशन से जितना हो सके बचना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, चीयरफुल लाइफ बितानी है। तो इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 अगर इस फैक्टर आप कम करते हैं तो हमें हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियाँ होने के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। जी, ये तो बहुत बड़ी बात कही। क्या होता है सर कि ये चीज़ें तो हम देखते हैं और पता भी होता है लेकिन इग्नोर किया जाता है। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि चेकअप कराते रहना चाहिए, खास तौर पर जब आप 35 साल के ऊपर उम्र के हो जाते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी, अभी यही चर्चा हो रही कि एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है। तो अजय कुमार सिन्हा जी, आज के वक्त में हम देखते हैं खासतौर पर भारत में हार्ट अटैक की समस्या युवाओं के साथ ज्यादा देखी जाती है। तो सर इसके पीछे क्या खास वजह है और कैसे युवाओं को इससे बचना होगा, क्या उपाय करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, पहले तो ये समझना है कि बीमारी की शुरुआत कम एज में होती है। 10, 15, 20 साल के अंदर जी कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आर्टरियों के अंदर और प्लाक बनने लगता है। तो हमें शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा खान पान का, व्यायाम का, लाइफ कैसे लीड करें, क्या क्या खाने में क्या क्या हम ध्यान रखें। जी, खाने में फल होने चाहिए, खाने में हरी सब्जियां होनी चाहिए, व्यायाम नियमित होना चाहिए और वजन को कंट्रोल में रखना है, वजन को बढ़ने नहीं देना है। और वो जो आदत हो गई है ना टीवी से चिपके रहने की आदत यंग जनरेशन में, उससे परहेज करना पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग से बाज आना होगा, हमें तंबाकू से दूरी बनानी पड़ेगी, अल्कोहल से दूरी बनानी पड़ेगी और लाइफ का जो एक संयमित तरीका है वो लीड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक्सरसाइज के बारे में कहते हैं ना कि एक्सरसाइज इज ए वैक्सीन। एक्सरसाइज एक तरह का टीका है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि वैक्सीन है हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को ज़रूर करें, नियमित करें और इससे हम काफ़ी हद तक और मानसिक संतुलन बनाए रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे अंदर ही कुरतता है। तो ये स्ट्रेस को अवॉइड करना है जी, स्ट्रेस को जहाँ तक हो अवॉइड करना है और जीवन शैली ऐसी हो ताकि आप प्रसन्न रहें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ विचार रखें, स्वस्थ एक जीवन शैली बनाएं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 से 3 बार हार्ट अटैक आ जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, उसके बाद भी वो घर आते हैं, तो सर उन्हें किस तरह से प्रिकॉशन लेना होता है, किस तरह से अलग से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अटैक आ गया तो दवाइयाँ कुछ लेनी पड़ती है ताकि दोबारा अटैक ना हो और उससे उसको नियमित हम दवा लेंगे और नियमित लाइफस्टाइल रखेंगे। और कई बार हमें एंजियोप्लास्टी या सर्जरी, बाईपास सर्जरी करानी होती है ताकि हार्ट के मसल को बचाकर रख सकें हम। क्योंकि एक बारी हार्ट का मसल कमज़ोर हो गया, जिसको हम एक स्थिति कहते हैं हार्ट फेलियर, वो स्थिति बहुत भयानक होती है क्योंकि उसके बाद जीवन मुश्किल में हो जाता है, सांस फूलने लगता है, व्यक्ति लेट नहीं पाता है और कुछ दूर चलने पर उसकी सांस फूलने लगती है। तो उस समय दूसरी चीज़ें आजकल आती हैं जिसको हार्ट फेलियर डिवाइसेस कहते हैं, जिसको CRT कहते हैं या CRT-D कहते हैं, उनको इस्तेमाल कर उसको इम्प्लांट कराया जा सकता है जी। तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और हार्ट फेलियर होने पर ये डिवाइसेस
जो कि हार्ट फेलियर को मॉडिफाई कर सकती है। और आजकल दवाइयाँ ऐसी आ गई है जी जो हार्ट फेलियर में अत्यंत प्रभावकारी है। ऐसी कई दवाइयाँ आई पिछले 5 सालों में कि अब पूरे विश्व में ये कॉमन हो गया है कि इन दवाइयों को देना ही है। और हमारे देश में हम लोग दे रहे हैं इसको, और सुविधाएं उपलब्ध है। और जितनी डिवाइस की बात हमने करी, सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में मेदांता के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उपलब्ध है जी। तो मोटा मोटी यही है। बिल्कुल। और बाद में कुछ नहीं होता है तो फिर कार्डियक ट्रांसप्लांट भी अपने देश में कई सेंटर्स हो गए हैं। अगले 1-2 साल में शायद हम लोगों के सेंटर में भी या शुरू हो ही जाएगा। तो ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है और काफ़ी एडवांस बार अटैक होता रहता है और उनकी हार्ट की फंक्शन कमज़ोर हो जाती है, हार्ट फेलियर काफ़ी एडवांस हो जाता है, बार हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। उनमें तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। डॉक्टर सईद अहमद जी अभी चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर अजय कुमार जी, एंजियोप्लास्टी की अगर हम बात करें तो सर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा आम भाषा में समझाएं कि ये क्या होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जो है वो परक्यूटेनियस मतलब विदाउट चेस्ट को ओपन किए हुए हाथ या पैर की नसों के द्वारा कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की नसें होती हैं उनमें कैथेटर, वायर एंड बलून से कोलेस्ट्रॉल को ओपन करके वहाँ एक स्टेंट लगा देते हैं। जो ब्लॉकेज होता है उसको पहले बलून से ओपन किया जाता है और वो ब्लॉकेज ओपन रहे उसके लिए एक स्टेंट लगा देते हैं। तो इस प्रोसीजर को कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जो आमतौर से पब्लिक कंफ्यूज होती है कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम डॉक्टर ने अभी एडवाइस किया अर्जेंट में तो हम अभी यहाँ नहीं दिल्ली कराएंगे या सोच के कराएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले मैं बताऊंगा कि 2 तरह की बीमारियां हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एक हार्ट अटैक है और एक ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज में कोलेस्ट्रॉल जमता है हमारी आर्टरीज में, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब वो कोलेस्ट्रॉल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डिपॉजिट होकर ब्लॉकेज करता है तो पेशेंट जब चलता है तो उसको चेस्ट में हेवीनेस या ब्रेथलेसनेस या पेन होता है। जब वो रेस्ट करता है तो वो ठीक हो जाता है। इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज या स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ये एक अर्जेंट सिचुएशन नहीं है। इसमें आप डॉक्टर की सलाह से इन्वेस्टिगेशन करा के एंजियोग्राफी करा के अगर क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो आप उसमें एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं जी। लेकिन दूसरी सिचुएशन है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो एसटी एलिवेशन एमआई, ये एसटी एलिवेशन एमआई एक मेजर हार्ट अटैक जिसको कह सकते हैं आम लैंग्वेज में। अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ है और आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाके ईसीजी कराना है, ईसीजी से आप एसटी एलिवेशन एमआई को डायग्नोज कर सकते हैं, किसी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और एसटी एलिवेशन जब एमआई होता है तो आपकी एक नस 100% बंद है और बंद होने का कारण यहाँ पे क्लॉट है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और वो 100% बंद वो ईसीजी से कंफर्म हो जाता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी आर्टरी 100% बंद है क्लॉट की वजह से तो वो धीरे धीरे वो पार्ट डेड हो रहा है, मसल की डेड हो रहा है और वो पेन कर रहा है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ओपन करना है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। वो एंजियोप्लास्टी जो इमरजेंसी सिचुएशन में की जाती है। तो ये दोनों एंजियोप्लास्टी का एम एंड पर्पस एंड डिजीज बिल्कुल अलग है। लेकिन आम पब्लिक यही सोचती है कि हार्ट अटैक हुआ है, हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, बोलते हैं कि 100% बंद है, तो पेशेंट कहता है कि नहीं हमें सेकंड ओपिनियन लेना है, हम दिल्ली जाके कराएंगे। वो ये बात नहीं समझ पाता है कि ये 100% बंद है और इस जितना देर हम करेंगे हार्ट की मसल उतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, वो रिकवर नहीं होगी जी। नियमतः ये काम 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 12 घंटे के अंदर कर लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। 12 घंटे के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। जितनी जल्दी करेंगे फायदा उतना ज़्यादा है, जितना डिले करेंगे हमारे हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो रिकवर नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज में है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा था उसमें अर्जेंसी नहीं है, उसमें आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन ले सकते हैं, आप अपने जहां चाहें वहां पे एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में आम जनता को फ़र्क करना चाहिए कि इमरजेंसी कहाँ है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि अगर आपके घर में आग लगी हुई है
तो आप उसको जहाँ भी पानी मिलेगा आप उसको बुझाएंगे पहले। आप उस जलती हुई आग को लेके दिल्ली नहीं जाएंगे कि हम दिल्ली के पानी के टैंकर से बुझाएंगे। वैसे ही हार्ट अटैक की सिचुएशन है, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको पेन हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन में आप आग लगी हुई है आपके हार्ट में, उसको बुझाने के लिए आपको दिल्ली नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुझाना है। नियरेस्ट सेंटर जहाँ एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर की एडवाइस से एंजियोप्लास्टी करानी है। इन केस अगर नहीं कराते हैं तो जैसे सर ने बोला, क्लॉट डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन आती है, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, वो क्लॉट डिसॉल्व कर देगा, आपका फ्लो आ जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा कि आप फर्दर एंजियोग्राफी जहाँ होता है वहाँ जाके स्टेंटिंग करा लें। बिल्कुल, और ये अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिसीजन होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी, अभी थ्रोम्बोलाइसिस की चर्चा हो रही थी, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब क्या होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर शहीन अहमद जी, लोगों को कई बार क्या होता है, अच्छे से जानकारी होती नहीं है, इसमें वक्त बीत जाता है और खतरा भी बढ़ जाता है। तो सर थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है डॉक्टर अजय जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थ्रोम्बोलिसिस का मतलब हुआ दवाइयों के द्वारा क्लॉट को डिसॉल्व करना। जी। आज के तारीख में बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, सस्ती भी हैं और कुछ महंगी हैं। दवाइयां दी जाए समय पर तो क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अटैक जो हो रहा है, पड़ रहा है क्लॉट के द्वारा, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। वो दवा क्लॉट को बिल्कुल डिसॉल्व कर देगी, छोटे छोटे कण में कन्वर्ट कर देगी और व्यक्ति की जान बच जाएगी। जो मसल जो डेड होने जा रहा है वो डेड होने से बचेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक्यूट हार्ट अटैक में एक ही उद्देश्य है हमारा, किसी तरह से मसल को बचाना है। मसल को बचाएं आप दवा दे करके, जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, या आप बचाएं उसको एंजियोप्लास्टी, जो शाहीन ने बताया जी। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि एंजियोप्लास्टी वैसे जगह में उपलब्ध है जहाँ कैथ लैब है, और गांव में आप यदि मरीज यहाँ से बहुत 100 माइल दूर यहाँ से है, आने में लगेगा कम से कम 3 घंटा, तो पहला चॉइस होगा थ्रोम्बोलाइज करें, दवा दें। और ये आजकल हम लोग दूसरा फोकस करने लगे हैं कि क्यों नहीं एम्बुलेंस में थ्रोम्बोलाइज कर दें। आपके पास टेक्नीशियन हो जो ट्रेंड हो, और एम्बुलेंस के अंदर ईसीजी को ट्रांसमिट किया जाए लेने के बाद, और रास्ते में ही उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया जाए, क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा दी जाए। ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग कर भी रहे हैं, अब होने भी लगा है। विदेशों में तो ये होता है, जहाँ पहुंचने में बहुत देर हो रही है, हॉस्पिटल पहुंचने में, या कैथ लैब की सुविधा नहीं है, या मौसम खराब है, तो क्या करें, हम क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा दें ताकि उस व्यक्ति की जान बचे। और ये कहा गया है कि ये गोल्डन आवर जो है हमारा, वो 1 घंटे का होता है। तो जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतना ही मसल बचेगा, उतना ही जान बचेगा, उतना ही हार्ट का मसल सेव होगा जी। और कहा गया है कि टाइम इज, हार्ट के केस में टाइम इज मसल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि टाइम इज मसल। बिल्कुल, जितना देर करेंगे आप उतना ही ज्यादा मसल डैमेज होगा। बिल्कुल। तो थ्रोम्बोलिसिस का तो फायदा है ही है जी, खास के पेरिफेरी में जहाँ की सुविधाएं नहीं है और डॉक्टर को पता है कैसे देना है। सस्ती दवाइयाँ हैं, 500 से लेके 1000 तक की दवाइयाँ होती है सबसे सस्ती, और जो बहुत अच्छी दवा होती है वो करीब 30-35 हज़ार की होती है। ये इजीली उपलब्ध है और इसको हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छे से थ्रोम्बोलिसिस के बारे में जी, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन इंस्टेंट अवेलेबल हो तो क्या चूज करें? बहुत बार होता है, तो उसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हमेशा प्रीफर्ड है जी। ये बहुत ही थ्रोम्बोलिसिस के बाद भी आपको थ्रोम्बोलिसिस करने से आपको टाइम मिल जाता है कि आपकी हार्ट की मसल डेड नहीं है और आप वैसे सेंटर में पहुंच गए जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। लेकिन अगर आप वैसे सेंटर पे ऑलरेडी हैं जहां दोनों फैसिलिटी है, तो आपको हमेशा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी चूज करना चाहिए। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही सही स्टेटमेंट आपने दिया शाहीन। बिल्कुल। तो डॉक्टर शाहीन जी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जो आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगी आप इसको एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया अपने आनी होती है? नहीं, प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है, बस वो है कि वो इमरजेंसी है। उसमें पेशेंट के क्लॉट को डिसॉल्व करना, क्लॉट में वायर करते हैं, बलून से करते हैं, कभी कभी हमें क्लॉट को एस्पिरेट करना पड़ता है, स्पेशल डिवाइसेस आती हैं जो क्लॉट को हम लोग सक कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो बची हुई स्टेनोसिस या ब्लॉकेज होती है उसको स्टेंट लगा देते हैं। प्रक्रिया सेम है।
बस पेशेंट कैटेगरी डिफरेंट है और वो इमरजेंसी है। वो किसी भी रात को 2 बजे भी अगर हार्ट अटैक हो रहा है और फैसिलिटी अवेलेबल है तो होनी चाहिए, सुबह 8 बजे हो या किसी भी टाइम में 24 आवर्स एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी में होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस वक्त क्या इंपॉर्टेंट होता है और उस वक्त वो अपनाना चाहिए। डॉक्टर अजय जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे गोल्डन आवर की, तो सर मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये गोल्डन आवर क्या होता है। आप अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम सलाह लेने चले जाते हैं कि ठीक है एक बार और सलाह ले लेते हैं, उसमें वक्त भी बीत जाता है और मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। तो सर ऐसे वक्त में गोल्डन आवर को कैसे समझे? देखिए, गोल्डन आवर का मतलब होता है पहला 1 घंटा जी। चेस्ट पेन के बाद जो 1 घंटे का वक्त होता है बहुत ही बहुमूल्य है। और आप समय रहते आपने दवा दी या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुंच गए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है और मोर्टलिटी या मॉर्बिडिटी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, हार्ट के मसल को बचाया जा सकता है और लार्जली जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं हार्ट अटैक को उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है गोल्डन आवर फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर द चेस्ट पेन। अगर इस वक्त प्रिकॉशन लिया जाए और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाया जाए तो मरीज को खतरा नहीं होगा। डॉक्टर अजय जी और डॉक्टर शहीन अहमद जी दोनों से जानना चाहूंगी मैं, एक लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं और आप लोगों ने भी जिक्र किया था, तो सर हार्ट अटैक से बचने के लिए, कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या होता है कि लाइफस्टाइल में अगर हम चेंज करें, कैसे अपना रूटीन रखना चाहिए जिससे ये समस्या ही नहीं आए। डॉक्टर अजय जी। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जी। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हुआ कि हार्ट की बिजली गुल हो गई। उसके अनेकानेक कारण हो सकते हैं, हार्ट अटैक उनमें से एक है। और हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट की आर्टरी में एकाएक अवरोध पैदा हो गया, मोस्टली क्लॉट के जरिए। तो हार्ट अटैक अलग चीज है और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट जो आजकल सुनते होंगे, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आम तौर पे आप सुनते रहते हैं न्यूज में कई बार कि अमुक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक नहीं है हमेशा। कई बार कार्डियक अरेस्ट अन्य कारणों से होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और हमें करना वही है कि कार्डियक अरेस्ट का भी कॉमन कारण तो हार्ट अटैक ही है और हार्ट अटैक मेजर कारण होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से ही लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, खान पान, विचार व्यवहार और व्यायाम, ये तो करते रहना है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में आनी चाहिए। बिल्कुल, और ये सबसे कहा बड़ी गया बात है जी कि दूसरों से जलन और खुद की घुटन हृदय रोग को आमंत्रण। बिल्कुल, तो ये बहुत ही जरूरी है। आपने मूल मंत्र दे दिया कि घुटन से अवॉइड करना है। जी सर, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया आपने कि देखिए आपको लाइफस्टाइल तो बदलना ही है और घुटन, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है। आपने जैसा पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर शहीन अहमद जी ने जिक्र किया, इसलिए स्ट्रेस से बचना है और तभी आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर शहीन अहमद जी कि हार्ट अटैक को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियां दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।